everyone. I am Dr. Sheetal Pandey. I am fertility and IVF consultant at Veda Care, which is Veda Fertility and Urology Care at Mira Road. So today we'll talk about IUI. IUI क्या है? IUI एक ऐसा प्रोसीजर है जो इनफर्टिलिटी सीकिंग या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के अंडर आने वाले पेशेंट्स में किया जाता है, जिसमें हस्बैंड के स्पर्म्स को वॉश करके लेडी के फीमेल के गर्भ में डायरेक्टली रख दिया जाता है। इस प्रोसीजर को कहते हैं IUI, जिसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो अब हम इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इंडिकेशंस क्या हैं, किन कारणों से हमें IUI करना पड़ता है। IUI उन पेशेंट्स में करते हैं जिनमें हमने बेसिक ट्रीटमेंट दे दिया है, जैसे एग फॉर्मेशन हो रहा है, एग टाइमली रिलीज हो रहा है और बाकी सारी प्रॉब्लम्स मोर और लेस हमने रूल आउट कर ली हैं, बट पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सो इसे कहते हैं नेचुरल साइकिल फेल करने वाले पेशेंट्स में एक इंडिकेशन बनता है IUI करने का। इसके अलावा अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी एक कॉमन डायग्नोसिस दिया जाता है, जिसका मतलब है पेशेंट के सारे चेकअप्स हो चुके हैं, नली की जांच हो चुकी है, हार्मोनल चेक्स हो चुके हैं, गर्भ चेक हो चुका है, हस्बैंड का स्पर्म काउंट चेक हो चुका है और इनमें कहीं कोई परेशानी नहीं मिल रही, जिसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसमें भी IUI का रोल होता है, डेफिनेटली लिमिटेड, बट IUI इन पेशेंट्स में कई बार कारगर सिद्ध होता है। नाउ थर्ड क्लास नंबर 3 पे वो आते हैं जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल फैक्टर। सर्वाइकल फैक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें अगर हम आप समझें के अंदर जाने का एक रास्ता होता है जिसे सर्विक्स कहते हैं। तो नॉर्मल संबंध बनाने के बाद जो हस्बैंड के स्पर्म्स होते हैं वो सर्विक्स के रास्ते होते हुए गर्भ के अंदर जाते हैं। यदि किसी पेशेंट में सर्विक्स में किसी किस्म की दिक्कत है, इन्फेक्शन है या सर्विक्स हॉस्टाइल है, जो हम मेडिकल भाषा में कहते हैं, जिससे सर्वाइकल फैक्टर क्रिएट होता है और ये सर्विक्स हेल्दी स्पर्म्स को गर्भ के अंदर जाने से रोकता है, तो इस कंडीशन को मेडिकली हम सर्वाइकल फैक्टर नाम से लेबल करते हैं। इसके अलावा एक और इंडिकेशन होता है यदि हस्बैंड के स्पर्म काउंट्स एडिक्वेट मात्रा में नहीं है, तो जनरली काउंट्स 10 मिलियन एंड बिलो के लिए IUI एडवाइज होता है। 10 to 15 मिलियन एंड अबव में नेचुरल ट्रायल्स पहले दिए जाते हैं। इसके अलावा यदि किसी के हस्बैंड आउट स्टेशन वर्क करते हैं, हमारे पास ऐसे कई पेशेंट आते हैं जिनके हस्बैंड्स आर वर्किंग आउट ऑफ इंडिया, तो जिन्हें साल में मुश्किल से 1 या 2 महीने की लीव मिलती है घर आने के लिए, और उसी मात्र 1-2 महीने में हर पेशेंट प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं कर पाता है, तो इन पेशेंट्स के हस्बैंड्स का स्पर्म सैंपल फ्रीज किया जाता है क्लिनिक पे, और जिसमें हस्बैंड के जॉब पे जाने के बाद भी फीमेल पेशेंट के एग फॉर्मेशन को देखते हुए जब शरीर में अंडा रिलीज होता है उस टाइम पे स्पर्म सैंपल गर्भ में इंसेमिनेट कर देते हैं। तो इनके ये भी एक इंडिकेशन होता है IUI का। इसके अलावा एक और इंडिकेशन बनता है जब हस्बैंड का स्पर्म काउंट नील हो, जिसमें हमें हस्बैंड से कोई भी स्पर्म्स नहीं मिल रहे हैं, तब कोई ऑप्शन ना बचते हुए स्पर्म दान लेना पड़ता है, जिसे हम डोनर स्पर्म कहते हैं। तो जिन पेशेंट्स में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है और डोनर स्पर्म ही ऑप्ट करना है, तो उसमें भी IUI करके जब फीमेल के बॉडी में एग रिलीज हो रहा है, इसका मतलब जब उसकी फर्टिलिटी पीक पर है, जो टाइम है कि यदि स्पर्म्स इंसेमिनेट हो तो एग और स्पर्म मिलके बच्चा निर्माण होगा और प्रेगनेंसी हो पाएगी, उस टाइम में डोनर स्पर्म्स को गर्भ में इंसेमिनेट कर दिया जाता है। तो ये IUI का एक और इंडिकेशन हुआ। इसके अलावा आखिरी एक इंडिकेशन मैं ये बताऊं कि जिनमें सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है मेल पार्टनर में, जिसका कॉमनेस्ट कारण डायबिटीज़ पाया जाता है। जिन मेल्स में डायबिटीज़ होता है, अनकंट्रोल्ड मात्रा में होता है, इनमें सेक्सुअल डिसफंक्शंस होते हैं, जिसमें नॉर्मल तरीके से संबंध कर पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से वो स्पर्म सैंपल को रिलेशन के बाद वजाना में डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं और इसलिए उन्हें फर्टिलिटी नहीं हो रही होती है। तो इन पेशेंट्स में भी फीमेल की बॉडी में एग रिलीज होने पर हस्बैंड के स्पर्म को वॉश करके क्वालिटेटिवली इम्प्रूव करके फीमेल पार्टनर के गर्भ में रख दिया जाता है। तो ये कुछ कॉमन इंडिकेशंस होते हैं IUI करने के। तो अब यदि कोई पेशेंट IUI के लिए आगे बढ़ना चाहता है जिसमें ये इंडिकेशंस हैं, तो क्या कुछ ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस को करना। बेसलाइन चीज़ें हमें देख लेना ज़रूरी होता है, जैसे फीमेल पार्टनर की हार्मोन प्रोफाइल, बेसलाइन हार्मोन वैल्यूज़, FSH, LH, थायराइड, प्रोलैक्टिन, AMH वैल्यूज़, जिससे हमें उनके अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी का अंदाज़ा लगे। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इज़ फीमेल के फेलोपियन ट्यूब्स को चेक करना। यदि फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होंगे तो एग ट्यूब के रास्ते होकर गर्भ में नहीं आ पाएगा। सो इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि HSG नाम का टेस्ट करके, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी का टेस्ट करके ये कंफर्म कर लिया जाए कि नलियाँ ओपन हैं, फीमेल पार्टनर के हार्मोनल प्रोफाइल ठीक ठाक है,
एक सोनोग्राफी करके गर्भ भी नॉर्मल है, गर्भ की कैविटी नॉर्मल है जहाँ प्रेगनेंसी ने चिपकना है का अंदाज़ा ले लिया जाता है। यदि ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस फीमेल पार्टनर के नॉर्मल हैं, हस्बैंड का स्पर्म काउंट चेक कर लिया जाता है। हस्बैंड का स्पर्म काउंट आइडियली नॉर्मल रेंज में है तो बहुत बेहतर। यदि लो काउंट है तो मोर देन 5 मिलियन काउंट प्रति ml एटलीस्ट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पेशेंट का IUI प्लान करने के लिए, और रिजल्ट्स बेहतर होते हैं जब काउंट 10 मिलियन एंड अबव हो। सो ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कर लिए जाते हैं। इसके अलावा यदि किसी में कोई स्पेसिफिक बीमारी है, यदि फीमेल पार्टनर को BP है, डायबिटीज़ है, तो वो उस वक्त कंट्रोल में होना चाहिए जब हम ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एंड सेम अप्लाइज फॉर मेल पार्टनर ऑल्सो। तो इन इन्वेस्टिगेशंस को करके कम्प्लीटली सेटिस्फाई होते हुए कि हमारी बेसलाइन तैयारी हो चुकी है, पेशेंट को IUI के ट्रीटमेंट के लिए आगे लिया जाता है। नाउ हाउ द ट्रीटमेंट हैपन्स, IUI एग्जैक्टली कैसे किया जाता है। तो ट्रीटमेंट की शुरुआत पीरियड के सेकेंड डे से होती है। जब फीमेल पेशेंट को माहवारी आती है फीमेल पार्टनर को, तो पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे उन्हें क्लिनिक में कंसल्ट करना होता है। उस समय पर कुछ बेसिक मेडिकेशन चालू करते हैं जिन्हें मेडिकल लैंग्वेज में ओविलोजेंस कहते हैं। ये मेडिकेशंस उनके शरीर में टाइमली एग निर्माण करने में मदद करते हैं। अब IUI करने के समय हमारा ये इंटरेस्ट होता है कि थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स क्रिएट किए जाए, जिसे हम सुपर ओविलेशन कहते हैं। बट डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एग नंबर ऑफ 3 to 4। 5 एंड अबव के एग नंबर्स एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हम IUI साइकिल में। हमें ज़्यादा नंबर चाहिए बट इन अ कंट्रोल्ड मैनर, तो उसके लिए मेडिकेशंस दिए जाते हैं। उसके अलावा फिर फॉलिकल स्टडीज़ की शुरुआत की जाती है। फॉलिकल स्टडी एक तरह की इंटरनल सोनोग्राफी है जिसमें हम देख रहे होते हैं कि फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, मतलब जिनके अंदर एग्स है वो ग्रो करें। जब वो एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी पे आएंगे उसके बाद ही एग रिलीज का इंजेक्शन दे करके हम IUI के आगे के प्रोसीजर को जा पाएंगे। तो मेडिकेशंस दे दिए, फॉलिकल स्टडी में सोनोग्राफी की शुरुआत कर दी गई, और तीसरी चीज़ आ जाती है ज़रूरी, जो होते हैं इंजेक्शंस। दीज आर हार्मोनल इंजेक्शंस, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में HMG इंजेक्शंस कहते हैं, जिनका उपयोग कॉमनली IUI साइकिल में किया जाता है। अब हार्मोनल इंजेक्शंस की क्या ज़रूरत है। हार्मोनल इंजेक्शंस कंट्रोल्ड मात्रा में, मिनिमल अमाउंट में लगते हैं एक्चुअली, देने पर एग क्वालिटी और क्वांटिटी हमें थोड़ी बेहतर मिलती है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिन IUI साइकिल्स में मेडिकेशंस के अलावा इंजेक्टेबल्स का भी उपयोग किया जाता है, IUI साइकिल का रिजल्ट बेटर पाया जाता है। दिस बिकम्स द फर्स्ट काइंड ऑफ इंजेक्शन जो IUI में यूज़ करते हैं। इसके अलावा सेकेंड होता है GnRH एंटागोनिस्ट के इंजेक्शन, जो बहुत ही कम पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है, नियरली हर पेशेंट में नहीं। ये स्पेशली उन पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है जिनका बेसलाइन LH हार्मोन हाई है, या जिनका एग रिलीज नहीं होता। प्रीमेच्योर ल्यूटिनाइजेशन करके एक कंडीशन होती है, सडनली LH हार्मोन के बढ़ने की वजह से शरीर में अंडा नहीं फूट पाता और हम आगे का ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। तो इन पेशेंटों में GnRH एंटागोनिस्ट का इंजेक्शन देने पर ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है। तो HMG के ग्रोथ के लिए और GnRH एंटागोनिस्ट के ओनली इन केसेस ऑफ हाई LH एंड प्रीमेच्योर ल्यूटिनाइजेशन उपयोग किया जाता है। अब फॉलिकल स्टडी के माध्यम से हमें यह समझ जाता है कि फॉलिकल मैच्योर हो चुके हैं। हम देख रहे होते हैं अंदाजन 18 से 20 मिलीमीटर के करीब के साइज़ के फॉलिकल्स। इसके अलावा जब फॉलिकल करते हैं तब फॉलिकल्स के आसपास का ब्लड सप्लाई भी चेक कर लिया जाता है, जो हमें अंदाज़ देता है कि फॉलिकल्स अच्छे से मैच्योर हो चुके हैं, मतलब इनके अंदर से हमें अच्छी एग की प्राप्ति होने के चांसेस हैं। फॉलिकल्स मैच्योर होने पर आता है हमारा तीसरा और आखिरी ज़रूरी इंजेक्शन, जो होता है एग रिलीज़ के लिए। HCG इंजेक्शंस दिया जाता है एग रिलीज़ के लिए। अब IUI कब करना है। IUI हमें HCG इंजेक्शन का जो समय है उससे टाइम अप करके करना होता है। HCG इंजेक्शन देने के बाद 36 to 42 आवर्स के अंदर पहला IUI परफॉर्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि 36 से 48 आवर्स के अंदर हम एग रिलीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहला IUI 36 to 42 आवर्स के बीच में करने पर ज़्यादातर बेहतर रिजल्ट्स पाए जाते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो फर्स्ट IUI वेदर एग रिलीज हुआ है या नहीं, हमें 36 to 42 आवर्स के बीच में प्लान करना होता है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे क्लिनिक पे हम अंदाजन शाम में 7 से 8 बजे के करीब आज के दिन समझिए हमने HCG का इंजेक्शन दे दिया, तो डे आफ्टर टुमारो, परसों के दिन मॉर्निंग में पेशेंट को अंदाजन 9-10 बजे के करीब स्पर्म सैंपल देना होता है, जिसे वॉश होने में अंदाजन 1 घंटे का समय लगता है, जिसके बाद वो स्पर्म सैंपल वॉश किया हुआ बेहतर परिस्थिति में पेशेंट के गर्भ में, फीमेल पार्टनर के गर्भ में इंसेमिनेट कर दिया जाता है। ये हो गया द वेरी फर्स्ट IUI वी हैव परफॉर्म्ड। तो यदि उसी IUI के समय पर जब फॉलिकल स्टडी भी रिपीट की जाती है, यदि सारे एग रिलीज हो चुके हैं तो हमारा प्रोसीजर हो चुका है।
सारे एग्स रिलीज हो चुके हैं, हमें ठीक ठाक स्पर्म मिल चुके हैं, वॉश करके हमने गर्भ में इंसेमिनेट कर दिया बिटवीन 36 to 42 आवर पोस्ट HCG। यदि किसी पेशेंट का स्पर्म काउंट काफ़ी कम है, या हम डोनर स्पर्म का उपयोग कर रहे हैं, या मल्टीपल फॉलिकल्स बने थे, एग बने थे और सारे के सारे एग उस समय में रिलीज नहीं हुए हैं, तो सेकेंड IUI परफॉर्म किया जाता है नेक्स्ट 12 to 24 आवर्स के अंदर। पहला IUI करने के बाद 12 से 24 घंटे के अंदर सेकेंड IUI परफॉर्म किया जाता है, और वो सिलेक्टेड कंडीशंस में परफॉर्म किया जाता है जो मैंने अभी बताएं। सेकेंड IUI करने के बाद नियरली एग रिलीज हो चुके हैं और सेटिस्फैक्ट्री नंबर ऑफ स्पर्म्स हम गर्भ के अंदर रख चुके हैं। सो हमारा प्रोसीजर का काम हो चुका है। अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे आती है बात मेडिकेशंस की। तो IUI करने के बाद क्लिनिक से आपको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, जिनमें प्राइमरीली फोलिक एसिड एंड विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट एक तरह के हम वाइटामिन कह सकते हैं। ऐसे वाइटामिन होते हैं जो गर्भ और अंडेदानी का एनवायरनमेंट बेहतर करते हैं, सो फर्टिलिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन इज प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी कंसेप्शन टू हैपन। सो प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट देने पर अगेन जब हम लूटियल फेज को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो हमारे रिजल्ट्स के इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये हो गया मेडिकेशन जो हमें IUI के बाद देने हैं। इसके अलावा यदि हम रेस्ट के बारे में बात करते हैं तो IUI के बाद आपको किसी किस्म के रेस्ट की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं होती है। जो फीमेल्स वर्किंग होते हैं वो IUI कराने के बाद क्लिनिक से डायरेक्टली अपने जॉब के लिए भी जा सकते हैं। बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। रूटीन ट्रैवलिंग्स आप कर सकते हैं, नॉर्मल रिलेशन में रह सकते हैं, नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी इज़ एब्सोल्युटली फाइन पोस्ट IUI। क्योंकि हमें यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि IUI करके हमने हस्बैंड के स्पर्म को फीमेल के गर्भ में रखा है। एग और स्पर्म ने नेचुरली मिलकर के प्रेगनेंसी बनानी है, बेबी बनाना है और उसने गर्भ में चिपकना है। सो यहाँ पे हम कोई आर्टिफिशियली प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ हेल्प आउट किया है टाइमली एग और स्पर्म को मीट होने में। तो जिस वजह से जो प्रेगनेंसी होगी वो नेचुरली ही होगी, इसीलिए उसमें किसी स्पेशल रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब हम बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में। तो रिजल्ट्स इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि हम किस इंडिकेशन के लिए IUI कर रहे हैं। ज़्यादातर जो पेशेंट्स में सर्वाइकल फैक्टर, जैसा कि मैंने पहले बताया जिसके बारे में इन डिटेल, के लिए जब हम IUI करते हैं इनके रिजल्ट्स बहुत बेहतर होते हैं। लो स्पर्म काउंट मोर देन 10 मिलियन और ऑन एन एवरेज अराउंड 10 मिलियन के जो IUIs होते हैं इनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डोनर स्पर्म IUIs के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनमें और कोई परेशानी से हम नहीं गुजर रहे हैं। पर वो केसेस जिनमें स्पर्म और एग क्वालिटी में इशू है, ऐसे केसेस का IUI का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं होता है। सो अगर हम बेस्ट ऑफ परिस्थितियों में भी IUI कर रहे हैं तो IUI का पीक सक्सेस रेट प्रति साइकिल 20 to 25% होता है। तो इसलिए क्यूमुलेटिवली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 साइकिल्स में पेशेंट को रिजल्ट मिलना चाहिए। यदि 3 साइकिल ऑफ IUI परफॉर्म करने के बाद भी पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को अगले ट्रीटमेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत है और अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट से इसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट IUI। यदि आपको IUI संबंधित कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं या हमारे ईमेल एड्रेस पे मेल करें। वी विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू। थैंक्स अ लॉट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।